गुड इवनिंग। इसको कम कीजिए, बेस बहुत दिए हुए हैं, आप एको कर रहा है। शायद वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा, एको कर रहा है। अब ठीक है ऑडियो? पीछे तक अभी भी थोड़ा एको नहीं लग रहा है ना? हाँ, सबसे पहले तो बेस को एकदम कम कीजिए। हाँ, वोकल में बेस की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऑडियो इसको भी कम कीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम को। अब ठीक है। हाँ, अच्छा, मेरे बहुत लंबे एब्सेंस का कारण पता चला होगा आप लोगों को। हाँ, तो ऐसे मौके पर मतलब कोई और कारण से मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने वाला था, लेकिन आई जस्ट होप कि अब कोई व्यवधान ना हो जब तक हम लोग क्लास को समाप्त न कर लें। मतलब अगर बहुत नटसेल में बताना हो तो जो हॉस्पिटलाइज थे, जिनको मैं मिलने जाने वाला था, उनका स्वर्गवास हो गया। और उसकी वजह से मतलब मैं कैसे नहीं जाता, है ना? ये है कि उनके जीवन काल में मैं नहीं मिल सका, लेकिन अब यही था। संयोग और नियति भी तो एक चीज होती है ना, सब कुछ आपके प्लान से तो होता नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपनी क्लास के प्लान को देखा है। ये संभव है कि आने वाले सप्ताह में हम लोगों को संडे को भी क्लास करनी पड़े, तो उसमें आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। मतलब इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि किसी टेस्ट के साथ क्लैश ना हो, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं, ये मेरी भी जानकारी में है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कि किसी भी स्टूडेंट के किसी भी टेस्ट के साथ क्लैश ना हो। सैटरडे को तो क्लास रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके बाद संडे अगर कोई टेस्ट ना हो तो संडे को भी हमारी क्लास रहेगी, ठीक है ना? क्लास नंबर कितना है? 9, ठीक है। 8, नोटबुक दिखाइए, नोटबुक दिखाइए। नहीं, देखिए, जो पहला क्लास था ये 0 था, तो नंबरिंग के हिसाब से 8। हाँ, ठीक है। 9वीं बार मिल रहे हैं, लेकिन ये क्लास नंबर 8 है। हाँ, अब बात समझ में आई। हमने लास्ट क्लास में यहां तक लिखा था, करेक्ट? आपने कुछ पन्ने घर पे तो नहीं छोड़े हैं? अच्छा, अभी तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, तो अभी आवाज कम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आवाज आ रही है। तो वहां तक आवाज कैसे भेजी जाए? चलिए, तो क्लास 8 में हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने क्लास 7 में छोड़ा था। तो आज बेसिक हमारा फोकस होगा कि ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या फायदे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या चिंताजनक पहलू हैं। मैं नहीं कहूंगा कि नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे नुकसान जो है वो संभावित नुकसान है। उसको लेकर के ना तो हमारे पास ये वैज्ञानिक पुष्टि है कि डेफिनेटली ये नुकसान होगा, ना उसको लेकर के ये पक्के तौर पर क्लियर है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कभी भी जब कोई नुकसान की संभावना होती है तो पहली जरूरत होती है कि हम सावधानी से चलें, इसको अप्रूव करने में हम कहीं कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। पिछली क्लास के अंतिम पार्ट में हमने कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट के एग्जाम्पल की चर्चा की थी,
कि किस किस तरह के गुणों का समावेश हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो हमने गोल्डन राइस की चर्चा की थी, हमने फ्लेवर सेवर की चर्चा की थी, बीटी कॉटन की भी चर्चा हुई थी, बीटी ब्रिंजल जिसको कि भारत में इजाजत नहीं मिली है उसकी भी चर्चा हुई थी। उसका एक टेबल है जो कि मैं आज नहीं भेज पाया फोटोकॉपी के लिए, लेकिन कल वो टेबल और साथ ही साथ ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया सबका एक टेबल जो है कंबाइंड, वो मैं कल सर्कुलेट क्लास के पहले करवा दूंगा। तो वो सारी बातें हमने की थी। लेकिन अभी सबसे पहले अगर अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि क्या क्या फायदे हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट से, और ट्रांसजेनिक प्लांट से क्या क्या नुकसान की संभावना है, और कुछ नुकसान की संभावना कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और कुछ नुकसान की संभावना जो है वो बराबर बराबर में है कि नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कुछ के एग्जाम्पल चूंकि दिख गए हैं, तो अगर चूंकि एग्जाम्पल दिख गए हैं तो इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये नुकसान तो हो रहा है। ठीक है, पहले हम अपेक्षित फायदों की बात करते हैं। लिखने का काम 5 मिनट के बाद करेंगे, पहले एक एक करके अपेक्षित फायदों की बात करते हैं। सबसे पहला जो किसी के भी माइंड में आता है वो आता है कि ट्रांसजेनिक से पैदावार बढ़ जाएगी, और अनफॉर्चुनेटली यही अभी तक नहीं हो पाया है कि ट्रांसजेनिक से किसी की भी पैदावार हमने बढ़ा दी हो सिग्निफिकेंट तरीके से। सिग्निफिकेंट का मतलब कि 10% और मोर, तब तो मानेंगे कि पैदावार बढ़ गई। कुछ केसेस में पैदावार बढ़ा है, लेकिन वो पैदावार बढ़ने में इनपुट एक समान नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक सोयाबीन से सोयाबीन का पैदावार बढ़ा है, लेकिन इस सोयाबीन को ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, इस सोयाबीन को ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो फिर यह साबित कहां हो पा रहा है कि सिर्फ ट्रांसजेनिक की वजह से इसका पैदावार बढ़ा है। अगर आप इससे इसकी जो सिंचाई की मांग है उसको आप नहीं पूरी करें, इसकी जो फर्टिलाइजर की मांग है वो नहीं पूरी करें, तो इसका तो आउटपुट दूसरे सोयाबीन के बराबर या कई बार उससे कम भी हो जाता है। तो ऐसे में पैदावार वाली जो बात है वो कुल मिलाकर के एक हमारे डीएमएच धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसको हम जीएम मस्टर्ड कहते हैं, तो डीएमएच को लेकर के कहा गया है कि 20% एक्स्ट्रा पैदावार होगी। वहां पे भी क्रिटिसिज्म है, वहां पे क्रिटिसिज्म है कि किसके सापेक्ष 20% एक्स्ट्रा। तो इन्होंने कहा कि वरुणा 1 के तुलना में 20% एक्स्ट्रा। आज की डेट में हम लोग वरुणा का थर्ड वेराइटी यूज करते हैं, तो पूछा गया कि वरुणा 3 के तुलना में कितना सरसों का पैदावार बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर सभी परिस्थितियां एक समान रखी गई, सिंचाई बाकी चीजें, तो 2 से 5% का पैदावार बढ़ेगा। 2 से 5% का पैदावार बढ़ना, ऐसे में जबकि सीड पेटेंटेड है, ये सीड महंगा मिलेगा, तो वो 2 से 5% अधिक पैदावार के लिए कोई भी किसान क्यों खरीदने जाएगा इसको। तो यहां पर उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं होता है। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है यही कि ट्रांसजेनिक से पैदावार बढ़ जाएगी, जबकि अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन ट्रांसजेनिक से जो चीजें हुई हैं, सबसे पहला तो जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा चर्चा की थी, सबसे पहला तो क्या है कि सूखे के प्रति सहनशीलता। अभी मत लिखिएगा आप, क्योंकि इसके नीचे हम एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे। दूसरा, पादप रोगों के विरुद्ध। ये क्या हो रहा है? कीट प्रतिरोध।
ये मेनली 5 एरियाज हैं और एक और है जिसको हम कहते हैं खरपतवार नाशक प्रतिरोध। मतलब कि किसी भी खेत में जो वीड होते हैं, वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं, करेक्ट, जिसको खरपतवार बोलते हैं। सामान्य तरीका यह है कि जब फसल थोड़ी सी डेवलप हो जाती है तो छोटे छोटे बच्चे या महिलाएं खेतों में जा करके हाथ से वीड को उखाड़ करके और फेंकते हैं। ये कई बार मुश्किल होता है अगर आपका खेत बहुत बड़ा है, कितने लोगों को आप भेजेंगे, कैसे करेंगे। और कई बार क्या होता है कि वीड को अगर टाइमली नहीं हटाया गया तो वीड भी पोषक पदार्थों के लिए, पानी जो पौधे को मिल सकता है उसके लिए, वीड एक तरह से जो है प्लांट के साथ कंपटीशन में रहते हैं। तो अगर वीड अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट को जितने पोषक पदार्थ मिल सकते थे वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमें वीड पर नियंत्रण करना पड़ता है। वीड पर नियंत्रण की बहुत सारी दवाइयां आती है जिसको हम खरपतवार नाशक कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वीड भी एक प्लांट है और हमारी जो फसल है वो भी एक प्लांट है। तो ऐसा कैसे होगा कि आप जो स्प्रे करेंगे उससे आपका फसल बच जाए और आपका वीड मर जाए? तो सबसे पहले तो ये किया गया कि जो वीड हैं वो ज्यादातर डाइकॉट प्लांट होते हैं। डाइकॉट का मतलब जानते हैं? द्विबीजपत्री, ठीक है। 5 एग्जाम्पल दीजिए तो डाइकॉट का। डाइकॉट का 5 एग्जाम्पल दीजिए कि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि डाइकॉट मत पता है इस क्लास को। अरे हाथ उठा के बोलो, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। हाँ बोलो। चना, मटर, अरहर, मूंग वगैरह, मूंगफली, हाँ। बाकी अमरूद, जामुन, नींबू, गुलाब, गेंदा, सब द्विबीजपत्री हैं। आप जितने सब्जी खाते, बैठ जाइए, आप जितनी सब्जियां खाते हैं, ठीक है, जो सब्जी आप पसंद से खाते हैं, जो सब्जी आप ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब गोभी से लेकर के करेला तक सबके सब द्विबीजपत्री हैं, करेक्ट। एक बीजपत्री हमारे फूड ग्रेन है, मुख्यतः धान एक बीजपत्री, गेहूं एक बीजपत्री, मक्का एक बीजपत्री, गन्ना एक बीजपत्री, ये सब, जौ एक बीजपत्री। तो ये सब हमारे मोनोकॉट हैं। तो जब तक आप मोनोकॉट उगा रहे हैं, जैसे धान की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, और आपका वीड जो है वो द्विबीजपत्री है, तो आप ऐसे खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं जो कि द्विबीजपत्री को नष्ट कर दे और एक बीजपत्री पर असर ना करे। वहां तक तो मामला सिंपल है। लेकिन अगर सब्जियों के खेत में खरपतवार आ रहे हैं तब आप क्या करेंगे? आपका सब्जी जो है, जो भी सब्जी आप उगा रहे हैं वो खुद द्विबीजपत्री है। आप खीरा उगा रहे होंगे, लौकी उगा रहे होंगे, कुछ भी उगा रहे हैं, लगभग सारी की सारी सब्जियां द्विबीजपत्री हैं, ठीक है। केले की सब्जी बनती है लेकिन वो एक बीजपत्री है, इसीलिए मैंने कहा लगभग सारी की सारी, ओके। तो अब आपकी सब्जियां द्विबीजपत्री हैं, आपका खरपतवार भी द्विबीजपत्री है, डाइकॉट है। अब कौन सा आप ऐसा वीडीसाइड, मतलब कि हर्बिसाइड यूज करेंगे जिससे कि आपका वीड मर जाए और आपके सब्जी पर कोई असर ना पड़े? ये मुश्किल होता है, तो वहां पर मैनुअली चुनना पड़ता है। लेकिन अब वहां पर हम क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से हमारे फसल वाले पौधे में हम खरपतवार नाशक पदार्थ के प्रति उसमें एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर देते हैं। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा खेत है जहां पे मैंने गोभी लगा रखा है, गोभी और बंद गोभी लगा रखा है, वो डाइकॉट है। जो वीड वहां पर ग्रो करेंगे खरपतवार, वो भी डाइकॉट है। अब मुझे एक डाइकॉट को बचाते हुए दूसरे डाइकॉट को मारना है, तो वहां पर अच्छा होगा कि अगर मेरा गोभी और बंद गोभी जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, कि उस पर हर्बिसाइड को कोई बुरा असर ना पड़े। दूसरी तरफ जो है, जो खरपतवार थे, जो वीड थे, वो उससे नष्ट हो जाए। तो खरपतवार नाशक पदार्थों के प्रति सहनशीलता या रोधी क्षमता का विकास भी कई बार ट्रांसजेनिक टेक्निक से हमने हासिल किया है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। अब हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। वीडीसाइड
या हर्बिसाइड। सहनशीलता। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जरा हम इसका एग्जाम्पल देखें तो सूखे के प्रति सहनशीलता। अमेरिका में जो हम सोयाबीन की वैरायटी उगाते हैं, अगर उसको थोड़े वक्त तक सूखे का भी सामना करना पड़े तो वो फसल बचता है, वो फसल खराब नहीं हो जाता है। लेकिन उसका पैदावार ज्यादा तब होगा जब आप उसको अच्छे से उसकी सिंचाई करेंगे। लेकिन सूखे में एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा, जो कि सामान्य तौर पर उगाई जाने वाली सोयाबीन खत्म हो जाती है, तो वो यहां पर नहीं होगा। हमारा जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन की एक नई वैरायटी आई है जो कम पानी लेता है। तो ये सब कुछ बेनिफिट हैं। उसके बाद पादप रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध, खास तौर पे जो कवक होते हैं, और पौधों में रोगों के सबसे बड़े कारण कवक ही होते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे थे तो उसमें कवकों के फायदे और नुकसान दोनों की चर्चा की थी, और वहां पर हमने लिखा था कि पादप रोगों के सबसे बड़े कारक कवक होते हैं। तो कवकों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने के लिए बहुत सारे ऐसे जीन ट्रांसफर किए गए हैं जहां पर पौधे कवकों के प्रति एक टॉलरेंट हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर कीट प्रतिरोध, बीटी ब्रिंजल है हमारा, बीटी कॉटन है। फिर शीत सहनशीलता, दुनिया के ठंडे प्रदेशों में जहां पर ऐसे हम फसल उगाते हैं जो कि उतना ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि रूस में जो सब्जियां उगाई जाती हैं कैसे उगाई जाती हैं। जब रूस में गर्मी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और नवंबर से लेकर के लगभग अप्रैल के अंत तक टेम्परेचर दिन का जो है वो 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच रहेगा, और रात का टेम्परेचर जो है सो लगातार माइनस में बना रहेगा। और रूस के बहुत बड़े इलाके में ऐसा होता है। इसका मतलब है कि वहां पर लोगों को सर्दियों में सब्जी नहीं मिलती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। रूस ने ट्रांसजेनिक के ऊपर बहुत काम किया है, और रूस ने ट्रांसजेनिक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी को अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया है। वो उनको डेवलप करता है, अपने यहाँ ही उसको ग्रो करता है, और ये टेक्नोलॉजी उसने किसी के साथ शेयर की नहीं है। तो शीत के प्रति सहनशीलता, और लगभग कमोबेश इसी तर्ज पर कनाडा ने भी अपने यहाँ सब्जियों की ऐसी ऐसी वैरायटी, सब्जियों की, फूलों की, फलों की ऐसी ऐसी वैरायटी ग्रो की है जो कि बहुत लो टेम्परेचर, बहुत लंबे वक्त तक, एक एक महीने तक बर्फ से ढके हुए हैं वो पौधे, और फिर भी वो पौधे मरते नहीं हैं। तो शीत के प्रति सहनशीलता। उसके बाद नए गुणों का समावेश। हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो की बात की थी, तो वो क्या था कि वो अचानक से पक नहीं जाता है, बहुत लंबे वक्त तक वो एक ऑप्टिमल पकने के बाद वो आगे पकता ही नहीं है, मतलब कि वो सड़ने के डायरेक्शन में नहीं जाता है। इसी तरह से हमने देखा था आर्कटिक एप्पल, है ना, तो उस एप्पल को काट दीजिए। मैं कई लोगों को जानता हूं कि जो लोग सेब को काट करके टिफिन बॉक्स में पैक करके ले जाते हैं, बहुत लोगों को मैं जानता हूं। मैं भी सेब अपने बैग में रख के ले जाता हूं, लेकिन मैं पूरा सेब ले जाता हूं। ठीक है, मतलब काटना क्या, दांत है उस काम के लिए। सेब को चाकू से कौन काटता है ना। तो अब आर्कटिक एप्पल का मामला यह है कि उसको आप कट करके रख लें और सुबह का शाम में खाएं, वो सेब वैसा ही ताजा दिखेगा, उसके ऊपर वो ब्राउन सी लेयर नहीं जम जाएगी। करेक्ट, तो वो हो गया। तो ये कुछ नए गुण हैं जिनका समावेश हो जाता है। फिर पोषण मूल्य में वृद्धि, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हमारा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जिसमें राइस में सामान्यतः विटामिन ए नहीं पाया जाता, जबकि गोल्डन राइस में गाजर से भी ज्यादा विटामिन ए मिल सकता है। तो गोल्डन राइस से क्या हुआ कि राइस के पोषण मूल्य में वृद्धि हो गई। इसी तरह से हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को जरूरी माना जाता है। ये कितने लोगों को पता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, वो हार्ट के हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है। ये प्रीलिम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखा है आप लोगों ने ना? ये क्वेश्चन नहीं देखा है, कोई बात नहीं। तो प्रीलिम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सामान्यतः कहां कहां पाया जाता है? तो सबसे पहले फ्लैक्स सीड में पाया जाता है। फ्लैक्स सीड के अलावा तिल में भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में ये
कई सारे इसमें जैसे क्या बोलते हैं उसको, नहीं सीड तो है ही, अखरोट में पाया जाता है, ठीक है ना, अखरोट में पाया जाएगा। फिर आपको इसमें शैवालों में पाया जाता है, और काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में समुद्री मछलियों में, खासतौर पे ठंडे पानी की समुद्री मछलियों में भी पाया जाता है। लेकिन समुद्री मछलियों में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड कहां से आते हैं? शैवालों को खा के आते हैं, ठीक है। तो ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेज हैं। इनमें सरसों की गिनती तो मैंने नहीं की, बावजूद इसके हमारा जो DMH11 है उसमें सामान्य की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। तो फिर से क्या हुआ? पोषण मूल्य में वृद्धि हो गई। एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं एडिबल वैक्सीन, खाए जाने योग्य वैक्सीन। वैक्सीन से हमारा मतलब होता है कि वैक्सीन की सुई लगती है, करेक्ट? वैक्सीन का मतलब सुई। लेकिन एक एग्जाम्पल आप लेंगे और आपको समझ में आएगा कि नहीं, वैक्सीन खाया भी तो जा सकता है, और वो एग्जाम्पल है पल्स पोलियो। पल्स पोलियो में क्या होता है? बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, करेक्ट? बच्चे को मुंह के जरिए पोलियो की 2 बूंदे दी जाती हैं, 2-3 भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? मतलब कि ये माउथ के रूट से जा रहा है। तो अगर माउथ के रूट से ड्रॉप दिया जा सकता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम केले में, आलू में कुछ ऐसे प्रोटीन का समावेश करें जो हमारे शरीर में जाकर के वैक्सीन का काम करेंगे? आप कहेंगे कि पाचन तंत्र उसको नष्ट कर देगा, तो पोलियो के वैक्सीन को क्यों नहीं नष्ट कर दिया? वो भी तो लास्टली पाचन तंत्र के ही थ्रू गया ना, और 2 बूंदे गई, और फिर भी बच्चा इम्यूनाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कुछ वैक्सीन है जिनको हम कहते हैं नेजल वैक्सीन। नाक में आप स्प्रे कर लें, ऐसे स्क्वीज करने वाली प्लास्टिक की बोतल आती है, आप ऐसे लेकर नाक में स्क्वीज कर लें, और उसके बाद जो है उसको गहरा इनहेल कर लें, हो गया वैक्सीन आपका। फ्लू का वैक्सीन ऐसा आता है, इन्फ्लुएंजा का, इन्फ्लुएंजा को शॉर्ट में फ्लू बोलते हैं। तो फ्लू के 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, इंजेक्टेबल वैक्सीन होते हैं जो इंजेक्शन लगता है, और इनहेलेबल वैक्सीन भी होते हैं। हमारे इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने कोविशील्ड बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट इन्फ्लुएंजा का इनहेल करने वाला, मतलब कि आप उसको श्वसन के जरिए ले सकते हैं, वो वैक्सीन भी बनाता है। फ्लू का ही हम बात कर रहे हैं। तो वैक्सीन के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता और सबसे कॉमन रास्ता इंजेक्शन का है, दूसरा माउथ के रास्ते है, और तीसरा इनहेलेशन के जरिए है। तो यहां पर जब माउथ के रास्ते एक वैक्सीन जा सकता है, तो किसी खाने योग्य पदार्थ के अंदर भी तो हम वैक्सीन वाले प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एडिबल वैक्सीन, खाए जाने योग्य वैक्सीन। और यहां पर कोशिश की जा रही है कि उन चीजों में वैक्सीन के प्रोटीन इंट्रोड्यूस किए जाएं जिनको हम कच्चा खाते हैं, क्योंकि पकाने के बाद हो सकता है कि उनका वैक्सीन वाला प्रोटीन एक्चुअली नष्ट हो जाए। लेकिन जिसको आप कच्चा खाते हैं, मिसाल के तौर पे केला या कोई और फल, तो वहां पर तो हो ही सकता है हमारा। तो इस तरह से ये भी पोषण मूल्य में एक तरह से पोषण कह लीजिए, या इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो जाता है। और लास्टली वीडिसाइड या हर्बिसाइड के प्रति सहनशीलता, जो कि आज की डेट में हम ज्यादातर पौधों में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट कि इन पौधों की खेती के दौरान हमें हर वीड मेंटेनेंस में, कि वीड को हटाने में हमें आसानी हो, मैनुअली उसको हटाना ना पड़े। क्लियर है? तो अब एक टाइटल हेडिंग लिख लीजिए आप, ट्रांसजेनिक पौधों के लाभ। ट्रांसजेनिक पौधों के लाभ। लिख लिया? अब सबसे पहले ये लिखें, सूखे के प्रति सहनशीलता। तो एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। इस प्रकार के फसलों को अपेक्षाकृत कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के फसलों को अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।
अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, अमेरिका में उगाई जाने वाली सोयाबीन और मक्के की जीएम वैरायटी, सोयाबीन और मक्के की जीएम वैरायटी, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। दूसरा, पादप रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध। पादप रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध विशेष रूप से कवक और विषाणु जनित रोगों के प्रति, कवक और विषाणु जनित रोगों के प्रति, विषाणु जनित रोगों के प्रति। एग्जाम्पल, गेहूं, मक्का और गन्ने की जीएम नस्लें, वैराइटीज की जीएम नस्लें। ठीक है। तीसरा आ जाइए, कीट प्रतिरोध। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये कीट प्रतिरोध हो गया। ठीक है। इसके बाद शीत सहनशीलता। शीत सहनशीलता कनाडा और रूस में विशेष रूप से विकसित, कनाडा और रूस में विशेष रूप से विकसित गेहूं और सब्जियों की जीएम नस्लें, गेहूं और सब्जियों की जीएम नस्लें। ठीक है। अब इधर आ जाइए, नए गुणों का समावेश। पहला एग्जाम्पल होगा हमारा फ्लेवर सेवर टमाटर, उपयुक्त स्तर पर पकने के बाद पकने की दर काफी कम हो जाती है। और इसके बाद सड़ने की संभावना कम, और बाजार तक लाने में
कम नुकसान। ठीक है, तो ये हो गया नए गुणों के समावेश का एक एग्जाम्पल। और दूसरा क्या है? आर्कटिक एप्पल। काटने के बाद देर तक काटने के बाद देर तक भूरा नहीं पड़ता, भूरा नहीं पड़ता, ब्राउन नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक है, ब्राउन नहीं पड़ता। और क्यों नहीं पड़ता? पहले ये बताइए, इससे भूरा क्यों पड़ जाता है? क्या होता है? आयरन होता है। अच्छा, और केले के साथ भी वही होता है। केले को भी आप देर तक छोड़ दें तो वो काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में वही होता है, आयरन होता है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और अगर ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या होगा? ये कभी क्लास में डिस्कस हुआ था। ऑयल, तेल ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसमें एक अजीब सी कड़वाहट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल होता है कि आप चिप्स का एक पैकेट खरीदें, आधा अभी खा लें और उसको अपने हिसाब से पैक वैक करके छोड़ दें और 10 दिन के बाद खाएं। आप देखेंगे कि सिल गया होगा, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसमें एक अजीब सी कड़वाहट आ जाती है। वो उसका जो ऑयल है जिसमें कि उसको कुक किया गया है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाता है। एक इंग्लिश वर्ड है रैंसिड, RANCID, रैंसिड। तो ऑयल के ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसके टेस्ट में और उसके गुणों में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को कहते हैं रैंसिडिटी। और इस ऑयल को आप कहेंगे कि ये ऑयल अब रैंसिड हो गया है। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए चिप्स या इस तरह का कोई भी ऑयली जो जंक फूड होता है, आप देखेंगे कि वो एक फूले हुए प्लास्टिक के बैग में बेचा जाता है और उसमें कोई गैस भरी होती है, वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और इसीलिए होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड से रैंसिडिटी नहीं होगी, नॉर्मल एयर भर देंगे तो रैंसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन दूसरा सबसे प्रचुर गैस है ना, तो वो रैंसिड कर देगा। तो आर्कटिक एप्पल लिख लिया आपने? पोषण मूल्य में वृद्धि, गोल्डन राइस, ये चावल की GM नस्ल है जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस से बचाव होगा। नाइट ब्लाइंडनेस के भारत में सर्वाधिक केस हैं। 2-3 बीमारियों को लेकर कहा जाता है कि इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ, वर्ल्ड कैपिटल मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा केस कुछ बीमारियों के सिर्फ भारत में हैं। तो उसमें से माना जाता है कि इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। हालांकि अभी नेशनल मिशन के तहत हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस की सिचुएशन
5 साल में बहुत ज्यादा बदल जाएगी, लेकिन अभी भी दुनिया के किसी एक देश में अगर ट्यूबरक्लोसिस के सबसे ज्यादा पेशेंट हैं तो भारत में है। कहना बहुत आसान है कि भारत की जनसंख्या अगर सबसे ज्यादा है तो केस भी सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में भी देखें, तो भारत से ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केस दुनिया के किसी भी दूसरे देश में परसेंटेज वाइज भी नहीं है। करेक्ट। तो और तीसरा नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके अलावा डायबिटीज। भारत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, खासतौर पे डायबिटीज टाइप 2, लेकिन उसमें थोड़ा सा विवाद है। बहुत लोगों का मानना है कि भारत नहीं है, चीन है, लेकिन चूंकि चीन से बहुत विश्वसनीय आंकड़े आते नहीं है बाहर, तो इसलिए ये अनुमान का विषय हो सकता है। ठीक है। और लास्ट में यहीं पे लिख लीजिए एडिबल वैक्सीन। खाए जाने योग्य, कहां कहां ये प्रयोग हुआ है? बनाना में हुआ है और आलू में हुआ है, और अब टमाटर में भी हो रहा है। और जिसको जिसको कच्चा खाया जा सकता है वहां पर संभावनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वीडीसाइड या हर्बिसाइड की सहनशीलता। इससे क्या होता है? खरपतवार का प्रबंधन सरल हो जाता है। जैसे कोई भी वीडीसाइड होगा तो उससे फसल को कोई नुकसान नहीं, लेकिन वीड पर नियंत्रण। एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला वीडीसाइड है, उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। जीएम मस्टर्ड में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, ग्लाइफोसेट का। अच्छा, एक शब्द इसके बाद लिखूंगा, 1 मिनट आ रहा हूं। हाँ, तो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने ना? ग्लाइफोसेट नाम याद रहेगा? ठीक है। तो एक शब्द लिख रहा हूं बोर्ड पे, हाथ उठाइएगा सिर्फ कि कितने लोग उस शब्द का मतलब जानते हैं और उसकी व्याख्या 1 से 2 सेंटेंस में कर सकते हैं। करेक्ट? हाथ उठाइएगा, बोलिएगा तो मुझे आपकी विद्वता का पता ही नहीं चलेगा। बोलेंगे आप, मुझे लगेगा कि वहां से आवाज आ रही है ना? तो सिर्फ हाथ उठाइएगा। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, देखो, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वैक्सीन का प्रोटीन क्या है, और अंततः उस प्रोटीन को हमारे रक्त प्रवाह में जाना होगा। तो जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को,
तो हमारे स्टमक में ही, ठीक है, हमारे अमाशय में ही जो पोलियो के वैक्सीन के जरिए जो प्रोटीन गए हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने लग जाते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन आते आते वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो चले जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जा करके फिर वो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को ट्रिगर करते हैं कि एंटीबॉडी बनाओ। तो इम्यून सिस्टम के सेल ट्रिगर होंगे कि एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी बना करके उस समय कुछ मेमोरी सेल क्रिएट हो जाती हैं। कभी भी कोई भी पैथोजन, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ इनके लिए जवाब नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। कभी भी आपका बॉडी किसी भी, बैठ जाओ। हाँ, क्वेश्चन ये था कि एडिबल वैक्सीन और इंजेक्टेबल वैक्सीन, इन दोनों में ज्यादा असरदार कौन है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ज्यादा असरदार कौन है ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि वो वैक्सीन का प्रोटीन क्या है। और मैं अब ये कह रहा था कि चाहे जो भी वैक्सीन हो, अंततः उसको आपके बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जाना होगा। हमारे ब्लड में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की ही वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, और ये ऑक्सीजन को ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करता है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के एक हिस्सा होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे बॉडी में एक लिम्फ सिस्टम भी होता है, करेक्ट? तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में दो तरह के सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल क्या करता है? बी सेल का काम है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी वो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो किसी भी पैथोजन को पकड़ के और उसको इमोबाइल कर देते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है। और उसके बाद मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, इसी क्लास में डिस्कस हुआ है, वो आकर के उसको खा लेंगे वगैरह। तो जब भी हमारा बी सेल, जिसका काम है एंटीबॉडी बनाना, तो जब भी कोई पैथोजन आया तो बी सेल एक्टिवेट होगा, और बी सेल एक्टिवेट होगा, बहुत सारा एंटीबॉडी बनाएगा, और उस पैथोजन पर काफी संभावना है कि नियंत्रण पा लेगा। लेकिन चूंकि हम बीमार पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हर पैथोजन के जवाब में कारगर एंटीबॉडी बना ले, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर कारगर एंटीबॉडी बन गया तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे भी तो एक दिन थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, अगले दिन या उसके अगले दिन तक आप फिर से वापस नॉर्मल फील करने लग जाइएगा। और अक्सर हम लोग मौसम को ब्लेम करके छोड़ देते हैं, और हमारे बी सेल को हम बिल्कुल श्रेय नहीं देते, अरे मौसम बदल रहा है ना इसलिए लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं था, कोई आया था आपके बॉडी में, और आपके बी सेल और आपके इम्यून सिस्टम के सेल ने मिलकर के नियंत्रण किया है, और इसलिए आप परसों जो है सो बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे कि मौसम बदल रहा है, कोई मौसम नहीं बदल रहा था, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा था। बहरहाल, तो जब बी सेल हमारा एक्टिव होता है और एंटीबॉडी बनाता है, और पैथोजन, मतलब जिससे कि बीमारी होती है, उस पर नियंत्रण पाता है, तो बी सेल धीरे धीरे उसकी संख्या फिर कम हो जाती है। जब काम हो गया, धीरे धीरे वो बी सेल डाई कर जाएंगे, वो वाले बी सेल जो वो वाली एंटीबॉडी बना रहे थे। लेकिन सारे के सारे बी सेल नहीं डाई करते। कुछ बी सेल, उस सीरीज के लगभग 10% बी सेल मेमोरी सेल के रूप में बचा लिए जाते हैं कि ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 2 अप्रैल 2025 को, इसकी स्मृति में तुम बचे रहोगे। ठीक है? मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर 2026 में, 2027 में या 2037 में अगर फिर से वो वायरस आया, ठीक है, अगर फिर से वो वायरस आया, तो उनको पहचानने वाले कुछ सेल ऑलरेडी हैं आपके बॉडी में। अरे ये तो वही है। फिर आपस में बात होगी, तुम्हें याद है तुम्हारे परदादा का क्या हाल किया था हमने 2025 में? तो नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। तो अच्छा बताते हैं। फिर क्या करते हैं कि बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे। थोड़े से सेल हैं, इनको पहले अपनी संख्या बढ़ानी होगी। अब आ गया हमारे मतलब का आदमी, अपनी संख्या बढ़ाएंगे और फिर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनाएंगे, वही वाला जो बना सकते हैं। फिर इस पर नियंत्रण पाएंगे, और फिर इस मुकाबले के बाद फिर से कुछ मेमोरी सेल रहेंगे। यही कारण है कि जिंदगी में एक ही बार आपको चिकन पॉक्स होगा।
यही कारण है कि जिंदगी में एक ही बार आपको मीजल्स होगा। अब आप कहेंगे बार बार जुकाम क्यों होता है? इसलिए कि एडिनो वायरस जो है, जो नॉर्मल जुकाम करता है, उसके अंदर अपने स्पाइक प्रोटीन को बदलने की क्षमता है। तो वो हर साल, या इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल वो अपने नए संस्करण में आता है, ठीक है, और आपकी पुरानी वाली मेमोरी सेल देख रही है, ये शक्ल इसकी पहचानी पहचानी लग रही है, और ये वायरस ऐसे बिहेव कर रहे कि नहीं हम आपके हैं कौन, इस तरह से बिहेव करते हैं, और हमारा मेमोरी सेल एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। शक्ल पहचानी पहचानी लग रही है, स्पाइक प्रोटीन कुछ और है, और हमने वायरस का फोटो बनाया था तो स्पाइक भी बनाया था, है ना। तो इनके सरफेस का कुछ पैटर्न बदल गया, मेमोरी सेल पड़े हुए हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर भी जुकाम हो जाएगा, या नेक्स्ट ईयर भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है, गौर कीजिएगा कि इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है, आप उसका नाम बस ऐसे, एक पोर्टल है 1mg.com, जहां पे दवाओं का आप ऑर्डर कर सकते हैं, करेक्ट। तो 1mg.com पर आप जाके देखिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सर्च कीजिएगा, हर वैक्सीन के साथ उसका साल लिखा रहेगा। क्वाड्री फ्लू मतलब 4 तरह के फ्लू वायरस पर नियंत्रण पाएगा, इसलिए क्वाड्री फ्लू 2024। इसका मतलब कि 2024 में जो स्ट्रेन वायरस का चल रहा था उसके खिलाफ ये हमने बनाया है। अब 2025 वाला भी आ गया है। तो इस तरह से कुछ वायरस हैं जो अपना रूप बदलते रहते हैं, और कुछ हैं कि उस तरह का नहीं करते, तो एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ तो एक ही बार होगा। तो वैक्सीन का पर्पस, अब जब ये बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि वैक्सीन का पर्पस होता है कि आपको उस पैथोजन से परिचित करा दिया जाए बीमार किए बगैर। तो क्या किया जाता है कि वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया और तब आपको इंजेक्ट कर दिया। अब वो वायरस पहले ही से इनएक्टिव है, तो आपको बीमार नहीं करेगा, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगा, और आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई, वैक्सीन के जरिए जो इनएक्टिव वायरस आए थे उसको मार गिराया, बेचारे पहले ही मरे हुए थे, लेकिन फिर भी, और मेमोरी सेल बचा ली। अगली बार अब जब भी वो वायरस जिंदा आएगा तो मेमोरी सेल उसके लिए तैयार मिलेंगे। हमारा कोवैक्सीन जो था, जो भारत बायोटेक ने बनाया था, कोवैक्सीन एग्जैक्टली इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस से बना था, करेक्ट। कोवैक्सीन, कोविशील्ड नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, किल्ड वायरसेस, किल कर दिया और तब दिया। तो पोलियो वायरस का जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है, जिसको आईपीवी कहते हैं, वो किल्ड है, और जो ओरल है, ड्रॉप से है, वो एटेन्युएटेड है, इनएक्टिव करके दिया है, किल नहीं किया, इनएक्टिव करके दिया है। तो थोड़े दिन पहले मेघालय में 2 केस आए थे पोलियो के, जबकि इंडिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया है, लेकिन मेघालय से 2 केस आए थे। तो थोड़ा सा प्रयास करके हमने दबा दिया उन मामलों को, ठीक है, उस पर टिप्पणी ही नहीं की। किसी भी चीज पे आप टिप्पणी कुछ दिन तक नहीं करेंगे तो लोगों को भी मन में डाउट होता है कि ऐसे ही अफवाह था। मामला जेन्युइन था, WHO ने भी फ्लैग किया था इस मामले को। तो वो क्या था, वैक्सीन एक्वायर्ड पोलियो था, जिसको हम कहते हैं VAP। बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दे रहे हैं, एटेन्युएटेड है, मतलब इनएक्टिव है, और जाहिर है कि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बन रही है, करेक्ट। अगर छोटा सा भी एक बैच बना और उसमें जो है सो वायरस पूरी तरह से एटेन्युएट नहीं हुआ था, एटेन्युएट का मतलब इनएक्टिव नहीं हुआ था, तो वो जब आप वैक्सीन देंगे तो क्या होगा, जो बच्चा हेल्दी है उसको पोलियो हो जाएगा, इसको कहते हैं वैक्सीन एक्वायर्ड। तो आप कहेंगे कि भारत क्यों नहीं अपना लेता है इंजेक्टेबल जिसमें किल्ड वायरस है? अपना तो ले, लेकिन उतना वैक्सीन कहां से आएगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हर घर के दरवाजे पर जा करके और आप 2 बूंद आराम से दे देते हैं, वो कितने लोग तैयार होंगे अगर आप उनके दरवाजे पे दस्तक देंगे और कहेंगे कि बच्चे को इंजेक्शन देना है? सोच के देखिए, अगर यहां पर आप 100 घरों पे दस्तक देते हैं तो लगभग 95-98 घरों में लोग कहते हैं कि हाँ बच्चा है और उसको दे दीजिए आप 2 ड्रॉप।
अगर इंजेक्शन देने की बात होगी तो कितने लोग तैयार होंगे? और बच्चा तो पहले ही भाग जाएगा घर से, है कि नहीं? अरे जब मैं स्कूल में था तो जिस एरिया में था वहां पे कलरा फैल गया, ठीक है, कॉलेरा का वैक्सीनेशन हुआ, स्कूल स्कूल में जाके बच्चों को दिया जा रहा था। कई बच्चे ऐसे थे आपके गुरुदेव सहित जो 5 दिन तक नहीं गए स्कूल। जब पूरी खबर आ गई कि भाई वैक्सीन की टीम जा चुकी है हमारी स्कूल में विजिट करके, तब हम लोग वापस स्कूल में वापस आए। तो खैर कहने का मतलब यह है कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में कई बार हमें आसान रास्ते अपनाने पड़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। तो किल्ड वायरस हो सकता है या किल्ड बैक्टीरिया हो सकता है, एटेन्युएटेड हो सकता है, और क्या है, सब यूनिट वैक्सीन, कि हम किल नहीं करेंगे और ना हम एटेन्युएटेड देंगे, हम उसके बॉडी को कई हिस्सों में तोड़ देंगे और उसके एक छोटे से हिस्से को, उसके एक सब यूनिट को आपके बॉडी में भेजेंगे। वो सब यूनिट आपका बॉडी पहचान लेगा, उस सब यूनिट पे हमला बोलेगा और आपका बॉडी उस सब यूनिट के प्रति मेमोरी डेवलप करेगा। तो आप कहेंगे कि सब यूनिट के प्रति मेमोरी डेवलप करके क्या फायदा? अरे जब वो वायरस आएगा तो उस वायरस के पूरे स्ट्रक्चर में वो सब यूनिट भी तो होगा। करेक्ट, वो वायरस आएगा तो वो सब यूनिट भी होगा, तो उस सब यूनिट से उसकी पहचान हो जाएगी और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा उसके खिलाफ। तो ये पूरी तरह से सेफ है सब यूनिट वैक्सीन। तो जो डीएनए वैक्सीन था, जो कोविशील्ड था या स्पुतनिक था, या आरएनए वैक्सीन भी जो अमेरिका में चला, दुबई सिंगापुर वगैरह में भी चला, तो ये जो आरएनए और डीएनए वैक्सीन थे वो क्या करते थे, हमारे बॉडी में जाकर के कोरोना वायरस का एक सब यूनिट बनाते थे, और वो सब यूनिट बना तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, इम्यून सिस्टम उस पर अटैक किया, इम्यून सिस्टम ने अपनी मेमोरी डेवलप कर ली। कुछ दिन तक तो एंटीबॉडी ही चला, 6 महीने तक तो एंटीबॉडी है आपके ब्लड में, लेकिन जब एंटीबॉडी का लेवल कम भी हो गया तो भी मेमोरी सेल तो है, वो मेमोरी सेल से 2 साल तक 3 साल तक आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, और अगर बूस्टर ले लिया तो शायद और भी लंबे वक्त तक आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। कई लोग तो कहते कि बूस्टर की जरूरत नहीं थी, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के पास इतना स्टॉक था कि देशों ने निर्णय किया कि भाई इनका भी नुकसान हो जाएगा तो बूस्टर ही दिला दो, लोगों को नुकसान तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी जो है सो एक कहानी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन 1-2 लगवा लिया जाए तो फिर पूरी जिंदगी के लिए आप सेफ रहते हैं। पोलियो का वैक्सीन जिंदगी में एक ही बार पड़ता है ना, मीजल्स का वैक्सीन एक ही बार पड़ता है, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन एक ही बार पड़ता है। ये कौन सा ऐसा अद्भुत वायरस था जिसके लिए हमें जो है तो 6 महीने के बाद बूस्टर भी लगवाना पड़ा? था तो अद्भुत, मैं मानता हूं, लेकिन तो सब यूनिट वैक्सीन हो गया। सब यूनिट अब कैसा है, क्या वो प्रोटीन सब यूनिट है या क्या वो आरएनए और उसका डीएनए भेज रहे हैं? तो ये एक वैक्सीन हो गया। तो ये सब वैक्सीन के प्रकार हैं। तो जब हम एडिबल वैक्सीन की बात करते हैं तो एडिबल वैक्सीन का भी पर्पस वही है कि बॉडी में जाएगा और उस केले में या उस अंगूर में या उस सेब में या उस टमाटर में कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसका अवशोषण होगा और वो आपके ब्लड में चला जाएगा। अगले दिन आपकी तबीयत थोड़ी थोड़ी बुखार उखार जैसी आपको लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा बुखार जैसा लगेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम उसको तो कंट्रोल करेगा ही, मेमोरी सेल बना के रख लेगा। तो ये मामला हो गया आपका। इसी तरह से जब इनहेल करते हैं तो वो भी कुछ नहीं, आप इनहेल करते हैं, वो आप गहरी सांस लेंगे, आपके लंग में जाएगा। ठीक है, और वो इतने छोटे प्रोटीन होते हैं कि वो आपके लंग के दीवार से वो ब्लड में चला जाएगा। जैसे ऑक्सीजन जाती है ना हमारे लंग से ब्लड में, वैसे ही लंग की दीवार को क्रॉस करके वो ब्लड में चली जाएगी। ब्लड में चला गया तो पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होगा। करेक्ट। तो वैक्सीन काम ऐसे ही करता है और यही सब आपके मेन वैक्सीन है। तो वैक्सीन तत्काल प्रभाव होता है कि बॉडी में एंटीबॉडी कुछ दिन तक बना के रखेगा, 6 महीने तक। एक बार बन गई एंटीबॉडी तो 6 महीने तक तो बहुत हाईली प्रोटेक्टेड रहेंगे। 6-8 महीने या 1 साल के बाद मेमोरी सेल आपकी रक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, तो वैक्सीन के प्रति, अब चूंकि वैक्सीन की बात चली तो एक आखिरी बात बता दें, वैक्सीन के प्रति हमारा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमेशा यह होता है कि ऐसा नहीं है कि उस वायरस को आपके बॉडी में आते ही वो उसका काम तमाम कर देंगे। वायरस आएगा, उसकी पहचान होगी, फिर मेमोरी सेल एक्टिवेट होंगे,
फिर एंटीबॉडी बनेगा और तब उस पर कंट्रोल होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है तकरीबन 24 से 36 घंटे का होता है। वायरस की एंट्री से लेकर के आपका एंटीबॉडी उस पर कंट्रोल कर रहा है। तो इस 24 से 36 घंटे में वायरस भी अपना प्रभाव आपको दिखाएगा। तो अगर हम ये सोचते कि वैक्सीन लगवा ली तो अब तो वायरस आया और गया, मुझे पता भी नहीं चला, मेरी क्लास वैसी ही चल रही, वैसा नहीं होगा। एक दिन वायरस आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन दूसरे दिन आप अचानक से बेहतर महसूस करने लगेंगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वहां से उसने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं एक शब्द दे रहा हूं और उस शब्द का मीनिंग बताइएगा हाथ उठा करके। बहुत आसान शब्द है, फोर्टिफिकेशन। हाथ उठाइए। बहुत भयंकर साइंटिफिक डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तरीके से भी एक्सप्लेन कर देंगे तो चलेगा। सर मुझे 2 बार चिकन पॉक्स हो चुका है। हाँ ये भी होता है, कई केसेस में मेमोरी सेल अच्छे से नहीं डेवलप हो। और जानते हैं कब मेमोरी सेल नहीं डेवलप होता है? पहली बार का इन्फेक्शन हुआ वो माइल्ड इन्फेक्शन था, ठीक है, तो उसमें उतने मेमोरी सेल डेवलप नहीं हुए। दूसरा, हम कई बार क्या करते हैं आजकल कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन आते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस से, ये आपने लिखा भी है ना। तो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस से, और वेरिसेला वायरस को मारने के लिए कुछ एंटीवायरल मेडिसिन भी आते हैं। तो सेल्टामिविर नाम है उस मेडिसिन का। तो उस मतलब मॉलिक्यूल का अलग अलग ब्रांड नेम में मिलता है। तो आपको हुआ सिम्टम, आपने ओसेल्टामिविर खाना शुरू कर दिया, तो आपने तो इम्यून सिस्टम को मौका ही नहीं दिया इसके साथ डील करने का। तो मेडिसिन ने उसको किल कर दिया, इम्यून सिस्टम ट्रेन नहीं हुआ, तो अगली बार वो चिकन पॉक्स का वायरस अटैक कर सकता है। कई लोगों में इम्यून सिस्टम उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अगली बार हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में होता है, ठीक है। और एक और संभावना है कि इन दोनों में से कोई एक इन्फेक्शन मीजिल्स रहा होगा जिसको कि चिकन पॉक्स समझ लिया गया था, यह भी संभावना है, ठीक है। कई बार डॉक्टर भी धोखा खाते हैं। फोर्टिफिकेशन, तो मैंने उसको परिभाषित कैसे करोगे? खाने पीने की चीजों में, हाँ देखो, किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ में किसी ऐसे पोषक पदार्थ को जोड़ देना जो कि पहले से उसमें मौजूद नहीं है, या अगर पहले से मौजूद है तो उसकी मात्रा को बढ़ा देना, इसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। अगर पहले से मौजूद है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया तो वो फोर्टिफिकेशन हो गया। जैसे आज की डेट में कुछ हाई प्रोटीन दही आते हैं, दही दूध से बना, दूध के हर 1 लीटर में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होता है, ओके। तो इसी तरह से 1 लीटर दूध की आप दही बनाएंगे जो कि तकरीबन 972 ग्राम होगा, तो 972 ग्राम दही में भी आपको वही 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा क्योंकि 1 लीटर दूध का बना, करेक्ट। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि 972 ग्राम की दही में आप पाएंगे 45 ग्राम प्रोटीन है, तो कैसे हुआ? फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन नंबर 1, दूध में अलग से कैल्शियम मिला दिया गया, दूध में अलग से विटामिन डी मिला दिया गया, तो ये पोषक पदार्थ थे ही नहीं, उसको जोड़ दिया गया, तो इसको हम भी फोर्टिफिकेशन कहेंगे। तो चावल में जब हम विटामिन ए बनाने की हम जीन डालते हैं तो वो जेनेटिक फोर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो फोर्टिफिकेशन को आप लिख लीजिए।
पहला तो ये हो गया कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना, मात्रा या अनुपात को बढ़ाना, ठीक है ना। और दूसरा, ऐसे पोषक पदार्थ या पदार्थों को जोड़ना जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। इसका हमारा क्या एग्जाम्पल होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हाई प्रोटीन मिल्क, हाई विटामिन डी मिल्क। गोल्डन राइस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे चलूं? नो, चलिए 2 सेकंड का और टाइम है, हो गया ना। अच्छा चलो लिखो, बोर्ड के सामने से हट गया हूं, आगे चलें? चलिए, जीएम क्रॉप को लेकर के क्या क्या चिंतनीय पहलू हैं? मेनली 5, जो 5 सबसे बड़े हैं चिंतनीय पहलू। सबसे पहला है, नीचे जगह छोड़ के चलिएगा, दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्रों पर दुष्प्रभाव। जीन का अवांछित स्थानांतरण। इसके आर्थिक पहलू, और आर्थिक पहलू के साथ साथ सामाजिक पहलू, और लास्ट है
जैविक विविधता पर प्रभाव। इसको डिस्कस कर ले। किसमें? जीन एडिटिंग में। वहां भी फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सामान्यतः हम वो फोर्टिफिकेशन करते हैं कि प्राकृतिक रूप से कोई चीज पाया जा रहा है उसकी मात्रा को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर कोई चीज प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जा रहा है और उसको वहां इंट्रोड्यूस करना है तो आपको नया जीन कहीं से ला करके इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट। ज्यादातर खाए जाने वाले जो जीएम क्रॉप हैं, जैसे फल हो गए, कई तरह की सब्जियां हो गई, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, इनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों की अभी तक उस लेवल की विवेचना नहीं हो पाई है। ज्यादातर जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे देखने को मिलता है कि जिन कंपनियों के द्वारा इस तरह के बीज का उत्पादन किया जाता है या जो कंपनियां इसकी रिसर्च में सम्मिलित हैं, वो जनरली मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं और इन मल्टीनेशनल कंपनियों के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। तो एक ब्रांच इधर आर्टिफिशियल ये जीएम सीड बना रहा है, दूसरा ब्रांच, सेम ब्रांच नहीं, दूसरा ब्रांच जो है किसी यूनिवर्सिटी को, किसी रिसर्च ग्रुप को फंडिंग दे रहा है, कह रहे हैं कि आप जरा इसके हेल्थ इंपैक्ट की विवेचना करें। जाहिर है फंड कहां से आ रहा है? उस कंपनी से आ रहा है, अंततः उस कंपनी से आ रहा है जिसने वो जीएम क्रॉप डेवलप कराया है। तो इसके हेल्थ इंपैक्ट की स्टडी अगर उनके फंडिंग से हो रही है तो आपको क्या लगता है कि कितना इंडिपेंडेंट होगा? अगर हम भारत के केस में एक एग्जांपल लें तो आप टाटा कंपनी की बात सोचिए, उनके कितने अलग अलग बिजनेसेस हैं। कार भी बनाते हैं, नमक भी बनाते हैं, करेक्ट। उनके अपने कई सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे का इतना फेमस है। कई सारे कॉलेजेस हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, फिर एयर इंडिया उन्हीं की कंपनी है, ताज होटल उन्हीं की कंपनी है, इसके पहले कुछ और एयरलाइंस उन्हीं की कंपनी होती थी, विस्तारा वगैरह उन्हीं की कंपनी थी। तो अब आप सोच के देखें, मान लीजिए कि इसी तरह से उनका एक बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन ने क्या किया कि जीएम सीड बनाए और उनकी कोई और कंपनी, टाटा स्टील ने या टाटा मोटर्स ने किसी यूनिवर्सिटी को फंडिंग दी कि आप बायोटेक्नोलॉजी के स्वास्थ्य परिणामों की विवेचना करें। तो ये निष्पक्ष नहीं होता, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई, दूसरा बहुत ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। कुछ दिन पहले इस क्लास में यही बात हुई थी कि बहुत सारी चीजों का दुष्परिणाम 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद पता चलता है कि अरे ये नुकसान इस चीज की वजह से हो रहा था। तो अभी ज्यादातर जो बायोटेक के प्रोडक्ट हैं 10-20 साल गुजरे नहीं हैं और उस पर जितना रिसर्च होना चाहिए तो वो भी नहीं हुआ है। तो पहली बात। दूसरी बात, पारिस्थितिक तंत्रों पर दुष्प्रभाव। बहुत सारे ऐसे जीएम क्रॉप होते हैं जिनका ग्रोथ कुछ इतनी तेजी से होता है कि जो लोकल प्रजातियां हैं उनको ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है और पारिस्थितिक तंत्रों का जो एक संतुलन होता है वो संतुलन बिगड़ जाता है उनका। इसका एक बहुत अच्छा अब एग्जाम्पल आ चुका है। यह देखा गया है कि जीएम शुगर केन जो होता है, जो जीएम तरीके से जो गन्ना उगाया जाता है, जीएम शुगर केन अपने आसपास लोकल जो घास की प्रजातियां हैं उनको ग्रो नहीं होने देता। अगर आप बहुत बड़े खेतों में अगर आप शुगर केन लगाते हैं तो स्थानीय घास की जो प्रजाति होती है वो वहां ग्रो नहीं करती। अब ये पता चला है कि उस शुगर केन की जड़ों से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो घास की प्रजातियां वहां पर उन खेतों में नहीं उग पाती हैं, जबकि ये पहले नॉर्मल देसी शुगर केन से नहीं होता था, जीएम से होता है। भारत में उसकी अनुमति नहीं है लेकिन मेक्सिको वगैरह में उगाया जा रहा है और ये समस्या देखी गई है। अब घास भी उसी पारिस्थितिक तंत्र के सदस्य हैं। अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है।
हो सकता है कि इससे पारिस्थितिक तंत्र के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर कुछ बुरा असर पड़े, जो कि अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद एक जो ये है जीन का अवांछित स्थानांतरण, वो जुड़ा हुआ और एक इंपॉर्टेंट पहलू है। मान लीजिए कि आपने डेवलप किया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है ना, कि जिसको कि आपने हर्बिसाइड का स्प्रे करने के बाद भी आपके क्रॉप को कुछ नहीं हुआ और खरपतवार उस खेत से जाते रहे, यही हमने डेवलप किया है। क्या होगा अगर ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन किसी खरपतवार के पौधे में ट्रांसफर हो जाए? पौधों में कई बार दो प्रजातियों के बीच परागण संभव हो जाता है इन दी वाइल्ड, मतलब जब कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं होते हैं नॉर्मल नेचर में, इस पौधे का परागकण वहां जाकर के कुछ जीन का ट्रांसफर करके आ जाता है। अब आप ऐसे में सोचिए कि अगर कोई फसल है जिसको हमने डेवलप किया है हर्बिसाइड टॉलरेंट के रूप में, उसका परागकण जा करके कहां जीन ट्रांसफर करके आता है? एक ऐसे पौधे को जो कि खुद वीड है, जो खुद खरपतवार है। अब क्या होगा? वो वीड हो गया हर्बिसाइड टॉलरेंट। तो इसको एक संभावना के रूप में कहा जाता है सुपर वीड, ऐसे वीड जिनको हर्बिसाइड से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और कुछ सुपर वीड अब डेवलप होने लग गए हैं, ठीक है। तो ये एक संभावना है। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट इन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 3A है। अच्छा, आप में से कितने लोग जिस रूम में सोते हैं वहां पे गुड नाइट या ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं? करते हैं? ट्राई करके देख लीजिएगा, यही मशीन, यही लिक्विड बिहार में उतना काम नहीं करेगी। हाँ, अब ट्राई करके जा करके देख लीजिए, फिर आइएगा तो हम लोग बात करते हैं, है ना। ये तो दिल्ली के शरीफ मच्छर हैं कि उसके धुएं से बेहोश हो जाते हैं। हाँ, कम काम करता है, यकीनन कम काम करता है, ठीक है। आप जा करके यही मशीन को, यही लिक्विड को ले जाइए और बिहार में, अगर बिहार या ईस्टर्न यूपी से हैं, जाइएगा रूम में लगा करके सो जाइएगा, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे के बाद, अभी भी बिजली गई नहीं है, मशीन चल रहा है, लेकिन मच्छर फर्स्ट राउंड ऑफ बेहोशी के बाद आकर के जग करके आएंगे और आपसे बदला लेंगे रात के 2 बजे। अगर 10 बजे लगाया है तो 2 बजे आप देख लीजिएगा कि बदले की कार्रवाई करेंगे। वो जो दिल्ली के शरीफ मच्छर हैं वो बेहोश हो जाते। अच्छा, ये किल नहीं करता, ये मच्छरों को मारता नहीं है, ये मच्छरों को बेहोश करता है, ठीक है। तो मच्छरों को बेहोश कर देता है और बेहोश रखता है, ठीक है, लेकिन ये कई जगह काम नहीं करता। अब थोड़ा एक सीरियस एग्जांपल देता हूं। डीडीटी आज की डेट में ज्यादातर इंसेक्ट पर काम नहीं करता। डीडीटी जो एक तरह का बहुत वाइड स्पेक्ट्रम हमारा इंसेक्टिसाइड था, आज वो ज्यादातर इंसेक्ट पे काम नहीं करता, क्योंकि उन लोगों में, उन इंसेक्ट में प्रतिरोधी क्षमता का विकास हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल कि बीटी कॉटन जो कि बॉलवर्म के प्रति प्रतिरक्षित है, आज की डेट में वापस उस पर बॉलवर्म हमला करने लगा है। बॉलवर्म की एक नई नस्ल धीरे 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 करके उभर आई है, जिसको बीटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग बीटी कॉटन उगाते हैं उनको वापस से कुछ मात्रा में, पहले वाली मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो एक तो आपने महंगा सीड खरीदा और अब आपको कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो बहुत लंबे वक्त तक आप इससे बचे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इंसेक्ट भी धीरे धीरे अपने सर्वाइवल के लिए इवॉल्व कर रहा है और वो प्रतिरोधी क्षमता का विकास कर रहा है, करेक्ट।
तो प्रतिरोधी क्षमता का विकास। मेरे एक मित्र हैं, लास्ट पॉइंट बता देता हूं, मेरे एक मित्र हैं, वो इंसेक्ट के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंसेक्ट के बिहेवियर पे करते हैं। तो वो बता रहे थे कि कम कंसंट्रेशन में, जब कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये जो हमारे मच्छर मारने वाली मशीन से जो वेपर निकलता है और वेपर की जो अपनी एक खुशबू होती है, तो कम कंसंट्रेशन में ये मच्छरों को आकर्षित करने का काम करता है। अगर आपके खिड़की और दरवाजे खुले हों तो बाहर के मच्छर भी इस खुशबू के पीछे खींचे हुए आ जाएंगे, और ये ऐसा पहले नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं उनको ये इंडिकेशन मिलता है कि जहां पे ये ऑन हुआ है वहां पे हमारे लिए फूड उपलब्ध है, उसके लिए फूड हम ही और आप हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए फूड उपलब्ध है, तो उससे वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन फिर जब वो हाई वेपर के जोन में आता है तो वो बेहोश हो जाता है, और दिल्ली वाला होगा तो रात भर बेहोश रहेगा, है ना। जब सुबह में आप मशीन बंद करेंगे तब वो जगेगा, ठीक है। और अपने बिहार का होगा या ईस्टर्न यूपी का होगा तो वो रात में ही जग करके आपसे बदला लेगा, है ना। तो यहां तक क्लियर है। आर्थिक पहलू, ज्यादातर जीएम क्रॉप पेटेंटेड होते हैं। पेटेंटेड होने की वजह से किसान जो है अगले सीजन में इस सीजन के बीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको बार बार बीज खरीदना पड़ेगा, बीज महंगा होगा। और उसकी वजह से सामाजिक पहलू ये उभर करके आता है कि भारत में जहां भी बीटी कॉटन उगाया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर कर्ज की समस्या है, सबसे ज्यादा। तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में सबसे ज्यादा रूरल इंडेटेडनेस, ग्रामीण सेक्टर में कर्ज की समस्या है। फिर जैविक विविधता पर प्रभाव, कई बार ये होता है कि जो बीटी वैरायटी हैं या जो जीएम वैरायटी हैं वो इतने बड़े पैमाने पर लोग उसको उगाने लग जाते हैं कि जो पुरानी देसी वैरायटी होती है वो आउट ऑफ क्रॉपिंग हो जाती है, उसकी कोई खेती ही नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे भारत में अगर 97-98% कॉटन बीटी है तो आपको क्या लगता है कितने साल तक देसी वैरायटी बचा रहेगा? 10 साल। और 2002 से हम लोग बीटी कॉटन लगा रहे हैं, 20 साल हो गए। 20 साल में 98% कॉटन इंडिया बीटी कॉटन ग्रो कर रहा है। जो बचा हुआ 2% है वो भी धीरे धीरे जाता रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल कॉटन की जो खेती कर रहे हैं उनके ऊपर बीटी का खतरा ज्यादा है, कीट का खतरा ज्यादा है, क्योंकि कीट बीटी पर अटैक नहीं कर रहा है लेकिन उस पर तो अटैक करेगा जो कि प्रतिरक्षित नहीं है, तो उनके फसल के नष्ट होने का खतरा तो और भी ज्यादा है ना। तो लोकल बायोडाइवर्सिटी फिर जाती रहेगी। तो ये सब कुछ समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं इसको लेकर के जो रेगुलेशन का सिस्टम है, इस पर कुछ कुछ पॉइंट हमें लिखने हैं, वो लिख लेते हैं। उसके बाद भारत में इसके रेगुलेशन का क्या सिस्टम है। अगर नीचे जगह नहीं है तो एक पॉइंट 1 2 3 4 5 करके आप लिख लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी टेबल के नीचे लिखा जाए। पहला पॉइंट लिखिएगा, जीएम फसलों पर स्वास्थ्य परिणामों को लेकर, जीएम फसलों पर स्वास्थ्य परिणामों को लेकर दीर्घकालिक आंकड़ों की कमी है, दीर्घकालिक आंकड़ों की कमी है। इस कारण से प्राथमिक उत्पादों को लेकर शंकाएं बनी रहती हैं। इस कारण से प्राथमिक उत्पादों को लेकर शंकाएं बनी रहती हैं। प्राथमिक उत्पादों को लेकर शंकाएं बनी रहती हैं। प्राथमिक उत्पाद का एग्जाम्पल जैसे कि गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं का दाना प्राथमिक उत्पाद हुआ, गेहूं का आटा भी प्राथमिक उत्पाद ही हुआ, क्योंकि आपने गेहूं के दाने को पूरी तरह से क्रश कर दिया, कुछ हटाया तो नहीं,
तो वो भी प्राथमिक उत्पाद में आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सोयाबीन की और सोयाबीन के तेल की बात करते हैं तो वो प्राथमिक उत्पाद नहीं है। सोयाबीन का बीज प्राथमिक उत्पाद है, सोयाबीन का तेल प्राथमिक उत्पाद नहीं है। तो प्राथमिक उत्पादों को लेकर के चिंता बनी रहती है। गन्ना, पूरा का पूरा गन्ना अगर आप चूस रहे हैं या उसका जूस निकाल रहे हैं तो कमोबेश वो प्राथमिक उत्पाद है। लेकिन जब आप उस गन्ने के रस से उसको प्यूरिफाई करके क्रिस्टलाइज करके जब आप चीनी बना रहे हैं तो फिर वो क्या हुआ, वो प्राथमिक उत्पाद नहीं, वो सेकेंडरी हुआ। तो सेकेंडरी को लेकर के स्वीकार्यता है, काफी हद तक स्वीकार्यता है। प्राथमिक उत्पादों को लेकर के चिंता आज भी बनी हुई है और दुनिया के बहुत सारे रिच कंट्रीज में सेकेंडरी उत्पादों को लेकर के भी लोगों के मन में शंकाएं बनी रहती हैं। जो मैं उस दिन कह रहा था कि अमेरिका सोयाबीन इतना उत्पादित करता है लेकिन सोयाबीन के प्रोडक्ट वो इंडिया और चाइना को एक्सपोर्ट कर देता है, वो अपने मार्केट में क्यों नहीं उतने माल को कंज्यूम कर पाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है। दूसरा लिखिएगा, पारिस्थितिक तंत्रों पर दुष्प्रभाव। जीएम फसल कई बार स्थानीय प्रजातियों, जीएम फसल कई बार स्थानीय प्रजातियों के विकास को बाधित करते हैं और पारिस्थितिक तंत्रों में असंतुलन पैदा करते हैं, और पारिस्थितिक तंत्रों में असंतुलन पैदा करते हैं। मेक्सिको के जीएम गन्ने के खेतों में, मेक्सिको के जीएम गन्ने के खेतों में स्थानीय घास नहीं उग पाते। मेक्सिको के जीएम गन्नों के खेतों में, गन्ने के खेतों में स्थानीय घास नहीं उग पाते हैं। ठीक। तीसरा, इस पूरे पॉइंट को कॉपी नहीं करना है, अब तीसरे के नीचे लिख लीजिए। तीसरे का 2 पॉइंट बना देते हैं, ए और बी। ये ए हो गया 3A और ये 3B हो गया हमारा। ठीक है, तो 3A लिख लीजिए पहले। पारिस्थितिक तंत्रों में कई बार, पारिस्थितिक तंत्रों में कई बार दो भिन्न प्रजातियों के बीच भी, कई बार दो भिन्न प्रजातियों के बीच भी परागण हो जाता है। दो भिन्न प्रजातियों के बीच भी परागण हो जाता है। परागण हो जाता है। इस प्रकार से जीन का अवांछित स्थानांतरण संभव है। इस कारण से जीन का अवांछित स्थानांतरण संभव है। जिससे सुपर वीड जैसी संभावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे सुपर वीड जैसी संभावना उत्पन्न हो सकती है। सुपर वीड जैसी संभावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, 3B लिखिएगा। 3B, बीटी कॉटन के उदाहरण में, बीटी कॉटन के उदाहरण में
यह देखा गया है कि बोलवर्म, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यह देखा गया है कि बोलवर्म, BOLL, बोलवर्म में आंशिक रूप से प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है। बोलवर्म में आंशिक रूप से प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है। जिससे वो बीटी कॉटन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वो बीटी कॉटन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब चौथा आ जाइए। जीएम फसल सामान्यतः पेटेंट के द्वारा विनियमित होते हैं। पेटेंट के द्वारा विनियमित होते हैं। इनके बीज महंगे होते हैं और फसलों से प्राप्त बीजों को अगले चक्र की खेती में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फसलों से प्राप्त बीजों को अगले चक्र की खेती में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और अधिकतर किसान ऋण पर आश्रित हो जाते हैं। अधिकतर किसान ऋण पर आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट, जैविक विविधता पर प्रभाव। जीएम फसलों के व्यापक रूप से अपनाए जाने के कारण स्थानीय नस्लों की खेती कम हो गई है या बंद हो गई है? स्थानीय नस्लों की खेती कम हो गई है या बंद हो गई है, जिससे स्थानीय नस्लों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिससे स्थानीय नस्लों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। डन। तो ये सब हो गए कुछ चिंतनीय पहलू और विनियमन के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है वैश्विक
और दूसरा एस्पेक्ट है भारत में। जो वैश्विक एस्पेक्ट है वो कार्ताजीना प्रोटोकॉल, कार्ताजीना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये विनियमित है। और भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये फैन इतना खराब खतरनाक आवाज करता है? कौन था? ये क्या अलार्म था या रिंग था? अलार्म था, लेकिन खतरनाक था जो कहिए। तो भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। पांच मिनट समझ लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं। कार्ताजीना प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर एक उपसंधि है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक वैश्विक संधि है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में इसको अपनाया गया था 1992 में, और 1994 से ये लागू है। और इसी के अंतर्गत 2001 में अपनाया गया था कार्ताजीना प्रोटोकॉल, जो 2003 से लागू है। भारत भी इसका एक सदस्य है। कार्ताजीना प्रोटोकॉल ये कहता है कि आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड कोई भी जीवित प्रजाति, कोई भी जीव अगर एक देश से दूसरे देश भेजा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पौधा हो, वो पौधा हो सकता है, वो एक सूक्ष्म जीव हो सकता है, वो एक जंतु हो सकता है, लेकिन जब भी किसी भी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव को एक देश से दूसरे देश भेजा जा रहा है, जिसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का मतलब है कि देशों की सीमा के परे अगर इसका मूवमेंट हो रहा है तो कुछ कायदे हैं जिसको कि फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि जो निर्यातक देश है वो पब्लिक डोमेन में उस जीएम नस्ल के बारे में जितनी वैज्ञानिक जानकारी उसके पास है, क्योंकि उसने विकसित किया है तो उसके पास काफी जानकारी होगी, उसको पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए। और ये पब्लिक डोमेन जो है वो कहलाता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से मतलब है कि अगर मैं सोच रहा हूं कि सरसों की कोई वैरायटी या गन्ने की कोई वैरायटी मैं इंडिया में इंट्रोड्यूस करूं, तो सबसे पहले मुझे किसी को पूछे बगैर पूरी जानकारी पब्लिकली उपलब्ध है कि नहीं, कि इसको कैसे विकसित किया, इस पर क्या क्या रिसर्च हुए जिसके बाद इसको अनुमति मिली उस देश में, इसके क्या क्या फायदे रिकॉर्डेड हैं, इसके क्या क्या नुकसान रिकॉर्डेड हैं, क्या क्या इसको लेकर के चिंताएं हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद एक आयातक देश फिर भी उसको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो वो निर्यातक देश से उस जानकारी की मांग कर सकता है, और पीआईसी के बेसिस पर उसको डिसीजन लेने का हक है। पीआईसी का मतलब होता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पूर्व सूचना पर आधारित सहमति। तो मान लीजिए कि मैं आयातक हूं, आप निर्यातक हैं, तो एक तो मैं उस पे गया, क्लियरिंग हाउस के पोर्टल पे गया, सारी जानकारी ली। कुछ और भी प्रश्न है तो मैं आपसे मांग करूंगा कि भाई मुझे आयात करना है, तो इन प्रश्नों का भी आप जवाब दें। दिया गया। उसके बाद जब पूर्व सूचना मुझे मिल गई, उसके आधार पे मैं निर्णय लूंगा कि मैं
इसको इंपोर्ट करूं ना करूं। और एक आयातक के रूप में मेरे पास फिर भी बहुत सारे अधिकार होंगे, यहां तक कि इंपोर्ट हो गया और अभी पोर्ट पे पड़ा हुआ है मेरा माल, तो मैं वहां पे भी उसको रिजेक्ट कर सकता हूं कि ये मेरे देश में नहीं आएगा, पैसे आप रख लीजिए, लेकिन चूंकि आपने ये बातें आपने छुपाई थी या बाद में हमें पता चली, तो हम इसको अपने कंट्री में नहीं आने देंगे। तो इस सब तरह के अधिकार दिए गए हैं एक आयातक देश को। इसी को हम कार्ताजीना प्रोटोकॉल की व्यवस्था समझते हैं। और कार्ताजीना प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक उपसंधि पर अभी निगोशिएशन चल रहा है, और उसका प्रयोजन यह है, उसका उद्देश्य यह है कि अगर बावजूद इन सब के किसी भी जीएम जीव पौधे के वजह से आयातक देश को किसी तरह की नुकसान का सामना करना पड़ता है, पारिस्थितिक तंत्रों का नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, तो उस केस में जवाबदेही किसकी बनेगी, क्षतिपूर्ति कौन करेगा। करेक्ट। निर्यातक देश का कहना होगा कि सारा इंफॉर्मेशन जो आपने मांगा हमने तो दिया, तो ऐसे में आपने निर्णय लिया, तो अब इसके बाद तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आयातक देश का कहना है कि क्या पता कहीं आप कुछ जानकारी को आपने छुपाया था, आपके पास थी लेकिन आपने पब्लिक नहीं किया था, तो उस पर नेगोशिएशन चल रहा है कि कहां तक जिम्मेदारी तय की जाए, कहां तक क्षतिपूर्ति ली जा सकती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हुई। भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी 1989 से काम कर रहा है, और इसको लेकर के एक रूल बना था, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में मैं लिखवा देता हूं। उसको कहते हैं रूल्स 1988। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत यह रूल पास किया गया था 1988 में, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी के शुरुआती वर्ष थे, और वहां पर भारत को ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्त में भारत इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी के उत्पादों का आयात करेगा, तो किस किस तरह की सावधानी बरतनी यहाँ पे जरूरी है, या भारत में अगर इसको लेकर के रिसर्च चलेगा तो किस किस तरह के सावधानी की जरूरत है। तो भारत ने ऐसे तमाम बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म जीव या कोई कोशिका, या ऐसे सूक्ष्म जीव या कोशिका से प्राप्त किया गया कोई पदार्थ या कोई पौधा या कोई जंतु, या ऐसे पौधे या जंतु से प्राप्त किया गया कोई पदार्थ, आप उसको भारत में कब ग्रो कर सकते हैं, किन शर्तों के तहत ग्रो कर सकते हैं, इंपोर्ट करना है तो किन शर्तों के तहत इंपोर्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, भंडारण कैसे किया जाएगा, मार्केट में कैसे लाएंगे, अगर कोई फसल डेवलप की है तो उसकी खेती कब होगी या नहीं होगी, इन हर मामलों पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कमेटी यही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लेकिन ये नाम थोड़ा सा जो है विरोधाभासी था। अगर कमेटी का नाम ही अप्रूवल कमेटी, तो इसका मतलब है कि वो अप्रूव करेगा, ठीक है ना, तो वो रिजेक्ट कैसे करेगा। तो हुआ कि अप्रेजल कमेटी, मतलब कि ये समीक्षा करेगा और समीक्षा के आधार पर ये निर्णय लेगा। तो ये कहां काम करता है, तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत काम करता है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर काम नहीं करता। अच्छा, क्यों नहीं करता उसके अंतर्गत? उसका सीधा कारण है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मैंडेट है कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रिसर्च को बढ़ावा देना। तो जिस मंत्रालय का मैंडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रिसर्च को बढ़ावा देना, वही मंत्रालय इन एरियाज की समीक्षा करेगा, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या समीक्षा करके किसी चीज को बैन भी करेगा? नहीं करेगा। या तो आप प्रमोट करेंगे या समीक्षा करेंगे, ठीक है। ये वही बात हो गई कि जो आदमी बाइक चला रहा है उसी को आप ट्रैफिक का हवलदार भी बना दे, है ना, कि अच्छा आप हेलमेट नहीं पहन के आएगा तो फाइन कर लीजिएगा अपने आप को, अच्छा रेड लाइट क्रॉस कर गए तो अपने आप को फाइन कर लीजिएगा। कितने फाइन हो रहे होंगे हमारे देश में? कुछ एक जो एकदम घनघोर गांधीवादी लोग हैं
वो लोग अपने आप को फाइन कर देंगे, अरे आज हेलमेट पहने बगैर निकल गए, चलो 50 रुपए फाइन जमा कर दिए यूपीआई से, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही है हितों का टकराव। अंडरस्टूड। दूसरा क्या है कि चूंकि इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ये रूल बना करके इसको एस्टेब्लिश किया गया है, तो इसलिए भी इसको हम उसी मंत्रालय के अधीन रखते हैं। फाइनल डिसीजन इस समिति का नहीं होता, यह समिति सिर्फ अनुशंसा करती है। अनुशंसा के बाद मंत्रालय का डिसीजन फाइनल होता है। मिसाल के तौर पे इस कमेटी ने बीटी ब्रिंजल को अप्रूव कर दिया था, मंत्री ने उस अप्रूवल को नहीं माना, मंत्री ने कहा कि नहीं, इंडिया में अप्रूव नहीं होगा। तो मंत्रालय के प्रधान हमेशा मंत्री होते हैं और ये समिति सिर्फ अनुशंसा करती है। इसी तरह से 2022 में जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल दे दी गई है, लेकिन मंत्रालय इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट मंत्रालय को क्लियर नहीं करेगा, तब तक मंत्रालय इस समिति की अनुशंसा पर ना तो यस बोलेगी ना नो बोलेगी। तो यह भारत की व्यवस्था है। लेकिन चूंकि इसमें विज्ञान का मुद्दा है, तो जब यह समिति का गठन होता है तो इस समिति के जो चेयरमैन होते हैं वो पर्यावरण मंत्रालय के ऑफिसर होते हैं, लेकिन इस समिति में एक को चेयरमैन होते हैं। क्या बोलेगा उसको, चेयरमैन को? क्या बोलेगा चेयरमैन को? चेयरमैन को सभापति कहना कठिन है क्योंकि ये समिति है ना। हाँ, अध्यक्ष कह सकते हैं, सह अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष जो हुए, ऑर्डर हो गई बात। हाँ, तो जो चेयरमैन है वो पर्यावरण मंत्रालय के होते हैं, लेकिन जो सह चेयरमैन है, जो सह अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष नहीं, सह अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष नहीं। तो जो सह अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाला एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है, जिसको डीबीटी कहते हैं। तो डीबीटी के एक ऑफिसर इसके सह अध्यक्ष हुए और उसके बाद समिति में मेंबर होते हैं। तो मेंबर और भी मंत्रालयों से होते हैं। ये सब इतना क्यों बता रहा हूं? इस तरह की चीजें, प्रशासनिक चीजें पीटी में पूछी जाती हैं। तो इसमें जो मेंबर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय के हो और विज्ञान मंत्रालय के हो। आपको नहीं लगता है कि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की भागीदारी होनी चाहिए? जब आप सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, उन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की भागीदारी बन जाती है। इसी तरह से आपको नहीं लगता है कि कृषि मंत्रालय की भागीदारी होनी चाहिए? जीएम फसलों के बारे में आप पूरा निर्णय ले लिए और कृषि मंत्रालय को इसमें नहीं रखेंगे, तो बहुत सारे दूसरे मंत्रालय भी यहां पर आ जाते हैं। लेकिन वो सदस्य के स्तर पे और अध्यक्षता और सह अध्यक्षता इन दो मंत्रालयों के द्वारा होती है। और ये फिर किसी भी ऐसे जीएम या जीएम पौधा, जीएम एनिमल या कोई सूक्ष्म जीव, इससे प्राप्त कोई भी उत्पाद जिसको कि भारत में बड़े स्केल पर डेवलप करना है या मार्केट में लॉन्च करना है या इंपोर्ट करना है या भंडारण करना है, वो सब के सब इसके अप्रूवल के बिना और इसके अप्रूवल के आधार पर अगर मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया तब जाकर के भारत में उसका काम होता है। तो ये इसके विनियमन की व्यवस्था है। क्लियर हो गए हम लोग? पहले इसको लिखते हैं। सबसे पहला है जैव विविधता संधि 1992, जिसको शॉर्ट में सीबीडी कहते हैं, उसके अंतर्गत है ये। जीएमजीओ, जिनको इनको कहा जाता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स।
या फिर एलएमओ। तो ये एलएमओ के अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही या उसके व्यापार पर नियंत्रण करता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, कई प्रकार की व्यवस्था स्थापित, कई प्रकार की व्यवस्था स्थापित। ए, इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस, ए इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस। बी, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कि पहले लिख लीजिए, पूर्व सूचना के आधार पर सहमति। यही, इसी को हिंदी में मैंने बोल दिया, पूर्व सूचना के आधार पर सहमति। और तीसरा पॉइंट है सतर्कता का सिद्धांत, कि जो आयातक देश है वो कभी भी सतर्कता के सिद्धांत का पालन करते हुए इसको रोक सकता है। जो आयातक है, डील हो जाने के बाद भी आयातक को यह अधिकार है कि वो इस डील को क्लोज कर दे। ठीक है ना? तीसरा वाला या दूसरा वाला? तीसरा, सतर्कता का सिद्धांत, सी। सतर्कता का सिद्धांत। डन। GEAC, पर्यावरण संरक्षण (1986) के रूल्स 1988 के अंतर्गत स्थापित मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीनस्थ अध्यक्ष और सह अध्यक्ष मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधिकारी और सह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अधिकारी।
समिति के सदस्य, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। फिर कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। इन कुछ मंत्रालयों के अधिकारी होते हैं। वाणिज्य मंत्रालय कहां से आ गया? क्योंकि इसमें बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी निहित होता है, तो वहां पर वाणिज्य मंत्रालय आ जाएगा। और इस समिति की मेन जिम्मेदारी क्या होती है, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। नीचे ठीक है। अच्छा अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नीचे करना है या ऊपर करना है? अच्छा, पहले इतना लिख लीजिए, हो गया है। अब ठीक है, चलिए। अच्छा, साइड में सदस्य की संख्या निश्चित होती तो होगी, मुझे नहीं पता अभी। निर्णय जो है हमेशा ही इन लोगों के आपसी मतलब कंसल्टेशन के आधार पे होता है, बहुमत के आधार पे नहीं होता। ठीक है, मतलब कंसल्टेशन के बाद जो अध्यक्ष और सह अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेजते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन समितियों में मान लीजिए कि मैं एक सदस्य हूं और मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो मैं उसमें अपना डिसेंट नोट ऐड करके भेजूंगा रिपोर्ट में, और सहमति का नोट। तो ज्यादातर जो समितियां होती हैं वहां पे निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता, वहां पर एक कंसेंसस से एक डिसीजन लिया जाता है, मतलब कि ज्यादातर लोग उसके पक्ष में हैं तो वो लिया जाता है। लेकिन जो उससे सहमत नहीं है उनको ये पूरा अधिकार होता है कि वो डिसेंटिंग नोट उसमें अटैच करके भेजें, कि पता हो कि अमुक सदस्य इन कारणों से राजी नहीं है। और इन एनी केस अंतिम निर्णय हमेशा मंत्रालय का होगा, दूसरे शब्दों में जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनका होगा। इसके नीचे लिखें। हाँ, नहीं, समिति के सदस्य हो गया। अब इसके नीचे आप लिखिए समिति के कार्य। समिति के कार्य, समिति के कार्य। नंबर 1, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा परिवर्तित किसी भी जीव, ब्रैकेट में लिखिएगा सूक्ष्म जीव सहित, किसी भी जीव, ब्रैकेट में लिखिएगा सूक्ष्म जीव सहित, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, के बड़े पैमाने पर, के बड़े पैमाने पर अनुसंधान, खेती, बड़े पैमाने पर अनुसंधान, खेती, भंडारण, व्यापार, भंडारण, व्यापार, आयात निर्यात इत्यादि पर नियंत्रण, आयात निर्यात इत्यादि पर नियंत्रण। दूसरा, इस प्रकार से परिवर्तित जीवों
इस प्रकार से परिवर्तित जीवों से प्राप्त उत्पादों पर भी समान प्रकार के नियंत्रण, इस प्रकार से परिवर्तित जीवों से प्राप्त उत्पादों पर भी समान प्रकार के नियंत्रण, मतलब कि इनके भी लार्ज स्केल भंडारण, आयात निर्यात, व्यापार, ये सब पर फिर से उसी प्रकार का नियंत्रण होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, समिति का निर्णय अनुशंसा के रूप में मंत्रालय को दिया जाता है। समिति का निर्णय अनुशंसा के रूप में मंत्रालय को दिया जाता है और यह बाध्यकारी नहीं होता, और यह बाध्यकारी नहीं होता। अंतिम निर्णय संबद्ध मंत्री का होता है। अंतिम निर्णय संबद्ध मंत्री का होता है, मतलब पर्यावरण एवं वन मामलों के मंत्री का। ठीक है, क्योंकि उसी मंत्रालय के तहत ये काम करता है। और अगर आप यहां पर एग्जाम्पल देना चाहिएगा तो आप दे सकते हैं बीटी कॉटन का, सॉरी बीटी ब्रिंजल का, कि जिसको कि जीईएसी ने मंजूरी दे दी थी लेकिन मंत्री ने नहीं मंजूरी दी थी। और 2022 में जीएम मस्टर्ड को इस कमिटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में मंत्रालय ने इसको अनुमति नहीं दी है। करेक्ट? तो ये पूरा का पूरा हमारा जीएम क्रॉप का मामला हो गया। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं इसको। कल जीएम एनिमल करेंगे, जीन थेरेपी उसी से लगे हुए कर लेंगे। ठीक है ना? और जीन थेरेपी के साथ साथ प्रयास करूंगा कि कल मैं स्टेम सेल भी करा दूं। ठीक है, तो ठीक है, कल मुलाकात होती है।